आज हम गणित का 10th क्लास का चैप्टर 5 स्टार्ट करते हैं, समांतर श्रेणी, जिसे हम इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी से भी समझते हैं। समांतर श्रेणी, श्रेणी का मतलब हो गया श्रृंखला। किस चीज की श्रृंखला? नंबरों की, संख्याओं की श्रृंखला। ऐसे नंबरों की श्रृंखला जिनमें समान अंतर हो, समांतर का मतलब समान अंतर हो, उसे हम समांतर श्रेणी या एपी कहेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे उदाहरण के तौर पे तुम्हें बताऊं, मैं गिनती कोई ले लूं, 1 2 3 4 5 6, ये सभी क्या है? इन सभी के बीच में अंतर समान है। मैं किसी भी एक पद में से उससे पहले वाला पद अगर घटा दूं, 4 में से 3 गया 1 आता है, 3 में से 2 गया 1 आता है, 2 में से 1 गया 1 आता है। सभी में एक एक का अंतर है। अंतर 2 2 का भी हो सकता है, 1 3 5 7, ये भी एक एपी है। एपी मतलब समान अंतर वाली श्रृंखला, इनमें 2 2 का अंतर है। अब ये अंतर कितना हो सकता है? ये कितने का भी हो सकता है। मैं एपी लिख सकता हूं 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़, करोड़ों में अंतर हो सकता है। अंतर 0 भी हो सकता है, 2 2 2 2 2 2 2 2 लिख दिया मैंने। इन सभी पदों में क्या अंतर है? अंतर निकालने का तरीका समझ लो, किसी एक पद में से उससे पहले का पद घटा दो, वो अंतर होगा। उस अंतर को हम कहते हैं सार्व अंतर। सार्व का मतलब पता है? कॉमन, जो साझा हो। अंतर हमें पता ही है, दो संख्याओं में अंतर, उनकी घटा को कहते हैं। तो सार्व अंतर जो सभी पदों का साझा अंतर है। अगर दो पदों में अंतर यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है और यहाँ कुछ और है, तो हम ये कहेंगे कि वो एपी नहीं है। एपी तो वही होगी जिसमें अंतर जो है वो सार्व होगा, यानी कि साझा होगा। सभी पदों में अंतर समान ही होना चाहिए, तभी वो एपी कहलाएगी। यहाँ पे जैसे अंतर, इसमें भी 0 का अंतर, इसमें भी 0 का अंतर, इन दो पदों के बीच में भी 0 का अंतर। अंतर यदि 0 है तो भी वो एपी होगी। प्लस का भी अंतर हो सकता है, 0 भी हो सकता है। अंतर सार्व अंतर जो है वो ऋणात्मक भी हो सकता है। ऋणात्मक कैसे? एपी यदि घट रही है तो हम कहेंगे उसका सार्व अंतर ऋणात्मक है। जैसे मैंने एपी ले ली पहले 7, फिर मैंने लिया 5, फिर मैंने लिया 3, फिर मैंने लिया 1, इसके बाद क्या आएगा कोई बता सकता है? 2 और घटा दो, 2 2 घट रही है ना, तो अगला पद भी 2 घटाने से आएगा। 7 में से 2 गए 5, 5 में से 2 गए 3, 3 में से 2 गया 1, 1 में से 2 गया -1, -3, -5, और ये चलती जाएगी ऐसे। तो ये भी एक एपी है, ये घट रही है, इसका मतलब इसका सार्वंतर ऋणात्मक है। बढ़ती हुई एपी में सार्वंतर पॉजिटिव होता है, घटती हुई एपी में सार्वंतर नेगेटिव होता है। जो ना बढ़ रही है ना घट रही है, उसका सार्वंतर 0 है। तो हम मेन 2 चीजें समझेंगे। सबसे पहली बात तो सार्वंतर। सार्वंतर वही होएगा जो सभी पदों में अंतर है, उसे हम डी से लिखते हैं। सार्वंतर को हम डी से डिनोट करते हैं। डी का मतलब डिफरेंस। और दूसरी मेन बात क्या होगी कि एपी शुरू कहां से हो रही है। सार्वंतर तो मैं समझ गया भाई, सार्वंतर 2 2 का है। मैं कह दूं एक ऐसी एपी लिखो जिसमें सार्वंतर 2 है, क्या हम वो एपी लिख सकते हैं? नहीं, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि एपी शुरू कहां से हो रही है, हम एपी लिख नहीं सकते। सार्वंतर महत्वपूर्ण चीज है, और इससे भी महत्वपूर्ण है कि एपी शुरू कहां से हो रही है। जहां से शुरू होती है उससे हम कहते हैं उस एपी का प्रथम पद। प्रथम का मतलब पहला पद। एक टर्म होगी, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये सभी आपस में हर एक टर्म को हम एक पद कहते हैं। प्रथम पद उसे हम लिखते हैं ए से। A1 भी लिख देते हैं इसको। पहला पद है A1 लिख दिया, दूसरे पद को A2 लिख दिया, इस तरह से लिखते हैं। प्रथम पद क्या होगा? जहां से एपी शुरू हो रही है। ये 2 चीज अगर मुझे पता है, मुझे ये पता है कि प्रथम पद क्या है, मुझे ये पता है कि सार्वंतर क्या है, मैं पूरी एपी निकाल सकता हूं। पहले पद में, प्रथम पद में सार्वंतर जोड़ते जाओ। एक बार सार्वंतर जोड़ोगे दूसरा पद आ जाएगा। पहला पद तो A खुद है, इसमें एक बार डी जोड़ दो, क्या आ जाएगा? उस एपी का दूसरा पद। जैसे किसी एपी का पहला पद क्या होगा? A1, मान लो पहला पद है A1 से मैं उसको लिख रहा हूं, तो वो होगा A खुद। A2 यानी कि दूसरा पद क्या होगा? A जमा में मैंने D जोड़ दिया जो सार्वंतर है। A3 क्या होगा?
मैं a प्लस डी में एक बार और d जोड़ दूंगा। a प्लस डी क्या था मेरा दूसरा पद था, दूसरे पद में एक बार और d जोड़ दो, तीसरा पद आ जाएगा। ये हल करूं मैं, d और d समान पद हैं तो d और d मिलके क्या हो जाएंगे 2d। समान पद हम किसे कहते हैं, जिसमें चर और चर की घात एक ही जैसी हो। d और d समान पद है, a और d अलग अलग पद हैं, समान पद ही आपस में जुड़ सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें का भी ध्यान रखना है। तो d और d जुड़ के तो 2d हो गए, a इसमें जुड़ नहीं सकता क्योंकि a एक अलग चर है, d एक अलग चर है। a जमा में 2d बन गया a3 यानी कि तीसरा पद। अगर मैं चौथा पद लिखूं a4 तो वो क्या होगा, बीच में से इसे मिटा देते हैं। a4 चौथा पद, a प्लस 2d जो मेरा तीसरा पद है, इसमें एक बार d और जुड़ जाएगा, उससे क्या आएगा a जमा में 3d। ठीक है भाई, इस तरह से मैं सभी पद निकाल सकता हूं। एक उदाहरण के तौर पे लेते हैं, मान लो मेरे को दे दिया कि एक कोई AP है जिसका a शुरू है -18 और d है उसका 3, वो AP लिखो। बिल्कुल सिंपल सी बात है, -18, अगला पद क्या आएगा, -18 में 3 जोड़ दो, -18 प्लस के 3 आ जाएंगे -15, -12, -9 और ये आगे चलता जाएगा। दो महत्वपूर्ण बातें हमने समझी कि AP का पहला पद क्या होता है, प्रथम पद, वहीं से AP शुरू होगी। ये जानना अति महत्वपूर्ण है कि किसी AP का पहला पद क्या है, इसके बिना हम AP ज्ञात नहीं कर सकते। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज AP की होती है उसका सार्वंतर D भी ज्ञात होना चाहिए, D के बिना हम AP बना नहीं पाएंगे। तीसरी चीज क्या है कि AP में पद कितने हैं। AP अनगिनत पदों की भी, अपरिमित पदों की भी हो सकती है और AP परिमित पदों की भी हो सकती है। ये मैंने डैश डैश कर दिया, इसका मतलब ये AP अनंत तक जा रही है, इसमें पदों की संख्या को हम गिन नहीं सकते, ये चलती ही जाएगी। जहां तक गिनती जाती है वहां तक ये चलती जाएगी, गिनती खत्म नहीं होती, ये AP भी खत्म नहीं होगी। इसे हम कहेंगे अपरिमित AP, इनफाइनाइट अपरिमित AP या अपरिमित समांतर श्रेणी, पूरा हिंदी में लिखूं तो, नहीं तो इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और अगर गिनती के अंक हैं, मैंने केवल इतना ही ले लिया 1, 2, 3 और 4, ये भी एक AP है। AP में क्या होना चाहिए, कम से कम 3 पद होने चाहिए भाई, इन दोनों में अंतर समान, इन दोनों में अंतर समान, तो ये तीनों पद हम कहेंगे AP में है। कम से कम 2 अंतर तो हम निकाल के बराबर करें, जिनका अंतर बराबर होगा वही AP होगी। अब अंतर मैं एक अंतर निकालूं, वो किसी और अंतर के बराबर तो होना चाहिए, इसलिए 2 अंतर के लिए 3 पद होने आवश्यक है। तो कम से कम 3 पद होते हैं किसी AP में, 3 से ज़्यादा कितने भी हों वो AP होगी। अगर वो सीमित है पदों की संख्या, जैसे यहाँ पे मैंने 4 पदों की एक AP ली, तो इसे हम कहेंगे परिमित AP। भाई इसमें पदों की संख्या परिमित यानी कि काउंटेबल है, परिमित AP। AP का शब्द का मैं ज़्यादा प्रयोग कर रहा हूँ, छोटा भी है और ये ऐसा है बेटा कि ये जैसे 10वीं है, 10वीं के बाद +1 में हम सब कुछ इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ते हैं, वहाँ पे तुम्हारे समांतर श्रेणी शब्द काम नहीं आएगा, ये काम आएगा AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे ज़्यादा ध्यान दो, पेपर में भी सवालों में भी AP शब्द का बार बार प्रयोग होता है, तो तुम्हें पता होना चाहिए AP किसे कहते हैं। समांतर श्रेणी हिंदी है, हिंदी पता ये भी होना चाहिए कि समांतर श्रेणी क्या है, लेकिन मैक्सिमम प्रयोग तुमने AP का करना है। तो AP के बारे में मैंने तुम्हें 3 महत्वपूर्ण बातें बताई। AP में A महत्वपूर्ण होता है, D महत्वपूर्ण होता है और उसके पदों की संख्या महत्वपूर्ण है। अब कोई श्रृंखला मेरे को दे दी संख्याओं की, मैं कैसे जांचूंगा कि वो AP है या नहीं। पहली प्रश्नावली जो है वो तो इसी तरह के सवालों से बनी है कि कोई AP हमने पहचानी है, ये AP है या नहीं, या किसी AP के अगले हमने पद निकालने हैं। पद हम ऐसे निकाल सकते हैं। AP को कैसे पहचानेंगे, उसके जो पद हमें दे रखे हैं उन सभी पदों में सार्वंतर निकालो। सार्वंतर निकालने का तरीका दोबारा से बता रहा हूँ, किसी भी पद में से उससे पहले वाला पद घटाना है। चौथे पद में से तीसरा घटाओ, या तीसरे में से दूसरा घटाओ, या दूसरे में से पहला घटाओ। अगर हमने जांच करनी है कि वो AP है या नहीं, तब तो हमने ये सभी अंतर निकालने हैं। चौथे में से तीसरा घटा के भी अंतर ज्ञात करना है, तीसरे में से दूसरा घटा के, दूसरे में से पहला घटा के। ये 4 पदों में 3 अंतर आ जाएंगे। अगर वो तीनों अंतर समान है तो ये AP है, नहीं तो नहीं है।
एपी तभी होगी जब सार्व अंतर समान होगा। सार्व अंतर ज्ञात कैसे होगा? किसी पद में से पहले वाला पद घटाना है, किसी पद में से उसमें से बाद वाला पद नहीं घटाना है, वो गलत हो जाएगा। अगर मेरे को इस एपी का सार्व अंतर ज्ञात करना है, मैं कर देता हूं 7 घटा में 5, ये तो है सही तरीका। डी होगा मेरा 7 घटा में 5, 7 में से 5 गया 2, इसका डी है इस एपी का। अगर मैंने गलती से 5 में से 7 घटा दिया, मैं कहता हूं इसका डी हो जाएगा 5 माइनस, भाई किसी में से कोई भी घटा दो तो ये बात गलत है। 5 में से 7 गया, उत्तर आएगा -2, जो कि डी नहीं है इस एपी का। इस एपी का सही डी है 2। कॉमन सेंस के लिए मैंने तुम्हें बता दिया कि जो एपी बढ़ रही है, आगे ये संख्याएं बड़ी बड़ी आती जा रही हैं, उसका डी हमेशा पॉजिटिव होगा। कोई एपी घट रही है तो उसका डी हमेशा नेगेटिव होगा। मान लो हमारे पास ये पद नहीं भी हैं, मुझे माइनस के पद नहीं दिखा दे रहे, पूरी एपी पॉजिटिव है, इसका डी फिर भी ऋणात्मक होगा क्योंकि ये एपी घट रही है। चाहे निकाल के देख लो, निकालने का तरीका तुम्हें बताया था कि किसी भी एक पद में से उससे पहले वाला पद घटाना है। 1 में से 3 को घटा दो, पहले वाला पद ही घटाना है, 3 में से 1 को कभी नहीं घटाना। सार्वंतर निकालने के लिए पहले वाला घटाओ, या 3 में से 5 घटा सकते हो, या 5 में से 7 घटा सकते हो। अगर वो एपी है तो ये सभी अंतर समान होंगे, समान होंगे तो कोई भी अंतर निकाल लो, वो हमारा डी ही आएगा। 1 में से 3 घटा ही आएगा -2। चाहे एपी पूरी ऋणात्मक हो, अगर वो बढ़ रही है, जैसे एक मैंने एपी ली थी ये -18, -15, -12, इसमें पद जो है वो बढ़ रहे हैं, -15 -18 से बड़ा है, क्योंकि ऋणात्मक संख्या है ना, जो संख्या जितनी छोटी होगी वो वास्तव में उतनी बड़ी हो जाएगी। -18 -15 से छोटा है, -12 -15 से बड़ा है, -9 -12 से बड़ा है। ये एपी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो बेशक से ये पद ऋणात्मक हो, इनका डी धनात्मक होगा, जमा का होगा। इसका डी था 3 जमा का। तो ये कॉमन सेंस के लिए तुम्हें मैंने बताया, बाकी डी तो हम ज्ञात ही कर लेंगे। किसी एक पद में से पहले वाला पद घटा दो, डी आ जाएगा, उसको देख लो ऋणात्मक है या धनात्मक है। फिर भी कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये तुम्हें मैंने बता दिया, बढ़ती एपी का डी कभी भी माइनस का नहीं होगा, घटती एपी का डी कभी भी प्लस का नहीं होगा, ऋणात्मक होगा वो। तो ये सब कुछ ध्यान रखना। प्रश्नावली मैं अगली वीडियो में कराऊंगा। अभी तो सिर्फ तुम्हें ये बताना था कि हमें ये समांतर श्रेणी होती क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। हमने इतना समझना है सिर्फ कि ये एक श्रृंखला है, एक कलेक्शन है संख्याओं का, इस तरह का कलेक्शन जिसमें सभी संख्याएं जो हैं वो उनमें अंतर समान है, बराबर बराबर अंतर वो एक दूसरे से जुड़ी हैं। इससे हम एक से एक अगली संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो इस अभी ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है 5वें चैप्टर का, समांतर श्रेणी का। इससे संबंधित सवाल कराऊंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छी तरह से देख के समझ लो। थैंक यू।